All right, namaste bachcho. How are you doing? After writing your NEET 2022 exam, you must be eagerly waiting for the answer key solutions of NEET 2022 paper. So here we go. Before we look at the solutions, let's quickly look at the analysis. कैसा था NEET 2022 का पेपर? मेरा एनालिसिस कहता है पेपर इजी से मीडियम लेवल की डिफिकल्टी वाला था, जिसमें से 5 सवाल लेंदी कैलकुलेशंस वाले थे। मैं आगे बताऊंगा कौन से वो 5 सवाल है। बाकी के 45 सवाल फॉर्मूला, सिंपल सॉल्विंग एंड आंसर, थ्योरेटिकल सवाल, ग्राफिकल क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट एंड असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे हैवी वेटेज मॉडर्न फिजिक्स, ड्यूअल नेचर, एटम मॉलिक्यूल, सेमीकंडक्टर और ईएम वेव से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। एज एक्सपेक्टेड मॉडर्न फिजिक्स सबसे हैवी वेट टॉपिक है अपने फिजिक्स में। मैकेनिक्स 1 के डोमेन से 10 सवाल आए थे। इलेक्ट्रिक डोमेन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग इफेक्ट से 8 सवाल पूछे गए थे। मैकेनिक्स 2 से 6 सवाल, मैग्नेट के डोमेन से 6 सवाल, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के डोमेन से 4 सवाल और हीट एंड ऑसिलेशन एंड वेव्स के डोमेन से 2-2 सवाल पूछे गए हैं। सो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहले सवाल, बाय द वे मैं कह दूं, ये S6 सेट का सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। आई रिपीट, S6 का पहला सवाल है डायमेंशन ऑफ ML T⁻², A⁻² बिलोंग्स टू। बच्चों ऑप्शन देख के आपको हिंट लेना चाहिए कि सारे के सारे ऑप्शंस के डायमेंशन निकाल करके हमें चेक करना चाहिए कि किसका डायमेंशन इसके बराबर आता है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का बच्चों अगर आपको SI यूनिट याद आए, इट इज अ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अगर याद नहीं आए तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो फॉर्मूला में आता है वो फॉर्मूला लगा करके भी आप SI यूनिट तक पहुंच सकते हैं। न्यूटन का डायमेंशन होता है m⁻1 L⁻1 T⁻² divided by ampere square as it is, A⁻² as it is, उसको ऊपर भेज देंगे तो we'll be getting m⁻1 L⁻1 T⁻² and A⁻²। लकीली पहले ऑप्शन के साथ ही मैच हो गया and that is our final correct answer. The question is based on measurement. नेक्स्ट सवाल वेव ऑप्टिक्स से जुड़ा हुआ है। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्टूडेंट ऑब्जर्व्स 8 fringes in a certain segment of screen when a monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used. If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, then the number of fringes observed. बच्चों इसी तरह से सवाल रीड करते वक्त आपको अंडरलाइनिंग करते जानी चाहिए थी, सो दैट आपको कुछ भी रेफर करना हो तो आसान रहे, समय भी आपका बचता था। बच्चों n1 λ1 is equals to n2 λ2 होता है। n1 is the number of fringes which is given as 8, λ1 is a wavelength which is a 600 nanometer, n2 हमें ढूंढने को कहा गया है and λ2 is a 400 nanometer. So 8 multiplied by 600 divided by 400 will give me the value of n2. 0 0 का कैंसलेशन हो गया, 4 का यहां पर कैंसलेशन हो गया, 6 multiplied by 2, the answer is 12. नेक्स्ट बैक टू बैक ऑप्टिक्स के सवाल। ये सवाल रे ऑप्टिक्स से है बच्चों। लाइट रे फॉल्स ऑन अ ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3
So this is a mu which is given to us at an angle 60 degree. ये है angle of incidence I. All right, so let me draw a small diagram for you. This is the interface. This is the incident ray, and here we have a normal. The angle of incidence given to us is a 60 degree. Then the angle between refracted and reflected ray will be, all right, I'm just finding it a bit difficulty in writing, so just let me wear a glove so that friction थोड़ा कम हो जाए, smoothness बढ़ जाए, so easy हाथ slide करेगा. All right, digital board पे. So यहां से रिफ्लेक्टेड रे ऐसा बनेगा, और हम भली बात जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं. सो ये बन गया 60-60. सो यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज माय रिफ्लेक्टेड रे, और जो रे रिफ्रैक्ट होएगा वो बैंड हो करके दूसरे मीडियम में एंटर होएगा, और यहां पर बनेगा अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और हमें रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल ढूंढना है. मतलब ये अपने को ढूंढना है, जिसको मैं थीटा सिंबल देता हूं. सो सबसे पहले मैं ये आर को निकाल देता हूं बाय अप्लाइंग अ स्नेल्स लॉ. म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर. Mu is given to us as a √3. I is given to us as a 60 divided by R. हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. Sin 60 बच्चों होता है √3/2. अब लेफ्ट और राइट √3 कैंसलेशन हो जाएगा. Sin R को लेफ्ट में भेज दीजिए. So I'll be getting sin R is equals to half. So R is equals to 30 degree. And now look at the diagram. 60 plus theta plus r मिलकर के 180 डिग्री होएगा. So I'm writing it here 60 plus theta plus r is a 180 degree. r की जगह पर 30 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं, and hence 60 plus 30 is a 90. वहां पर जाकर के 90 subtract हो जाएगा, and hence the final answer is a 90 degree. All right. Now moving on to the next one. The question is based on MEEC. Solenoid of a radius 1 mm has 100 turns per meter. All right. So this is a data point. काफी बच्चे बोलेंगे सर रेडियस भी तो डेटा पॉइंट है, बट ये काम का कोई डेटा नहीं है, आगे इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है. If 1 ampere of current flows in the solenoid, then the magnetic field strength at the center of solenoid is, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन अपने को ढूंढना है जो म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है बच्चों. म्यू नॉट इज अ 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 multiplied by n is a number of turns per unit length, which is given to us as 100 turns पर मिलीमीटर. उसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कुछ बच्चे इस तरह के सिली मिस्टेक में मार्क्स गवा बैठते हैं, ये मिलीमीटर को कन्वर्ट करना भूल जाते हैं. यही तो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है अपने नीट पेपर के दौरान. यही सिली मिस्टेक्स आपके काफी सारे मार्क्स लेकर के चले जाते हैं बच्चों. सो नाउ 10⁻³ और 10⁻⁻7 कैंसलेशन होके 10⁻⁻4 बचेगा, जो 100 के साथ मल्टीप्लाई होके 10⁻⁻2 बचा देगा. 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई की बच्चों वैल्यू होती है 12.56, और ये आ गया अपना आंसर. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं फटाफट. 5th क्वेश्चन ये रोटेशनल मोशन के बेसिस पे पूछा गया है, मैकेनिक्स डोमेन. द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाईव्हील moving with a uniform angular acceleration changes from 1200 rpm
to 3120 RPM. देखिए यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। RPM ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, इसे हमें रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉल्विंग के दौरान ये चीजें ध्यान में रखनी है बच्चों। सो एंगुलर एक्सिलरेशन हमें ढूंढना है, विच इज ω2 minus ω1 upon t. ω2 is a 3120 minus ω1 is a 1200 RPM को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 2π/60 का कन्वर्जन फैक्टर आता है बच्चों। ये ब्रैकेट के बाहर आ गया मेरा कन्वर्जन फैक्टर 2π/60, द होल डिवाइडेड बाय ये सब कुछ 16 सेकेंड्स में हो रहा है। सो टाइम इज 16 सेकेंड्स। नाउ सबट्रैक्शन करने पे दिस विल गिव मी 0 2 31 में से 12 जाएगा तो 19 बचेगा। सो 1920 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 2π/60 एज इट इज। सो नाउ ये 0 का कैंसलेशन हो गया यहाँ पे। 16 1 जा 16, 3 बचेगा, 32 बनेगा, 16 2 जा 32 और ये 6 का 12 के साथ में कैंसलेशन होकर के 2 बच गया, साथ में 2π अवेलेबल है एंड हेंस इट इज 4π। क्लियरली हमें रेडियन पर सेकंड में ढूंढने को कहा गया है। सो दिस इज द फाइनल करेक्ट आंसर। नाउ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास के बेसिस पे पूछा गया है। दो ऑब्जेक्ट है 10 kg and 20 kg are connected to the two ends of the rigid rod of a length 10 meter with a negligible mass. All right, look at here. This is a M1, a 10 kg, and then there is a negligible mass ka rod, and then here we have another mass at the other end 20 kg. All right. The length of the rod is given to us, which is a 10 meter. Rod massless hai. All right. Then the distance of the center of mass of the system from 10 kg mass is, मतलब 10 किलो मास से अपना सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा। इसको मैं डी अज्यूम कर लेता हूं, ये डी हमें ढूंढना है। तो अगर इसको मैं डी लेता हूं बच्चों, पूरा डिस्टेंस 10 मीटर का है, उसमें से डी चला जाएगा तो बचा हुआ डिस्टेंस बन जाएगा 10 माइनस डी के बराबर। ये बन गया अपना डायग्राम। ऑलराइट, अब दिस इज अ 2 पार्टिकल सिस्टम जिसके सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना। अब मेरे कन्वीनियंस को देखते हुए सेंटर ऑफ मास को ही मैं ओरिजिन ले लेता हूं 0,0। तो यहां से m1 का कोऑर्डिनेट d बन जाएगा और टू बी मोर प्रिसाइज माइनस d बन जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है ओरिजिन के। और यहां से 20 किलो वाले का कोऑर्डिनेट बन जाएगा 10 माइनस d। सो दिस इज x कॉम 0 आ गया, मैंने उसको ओरिजिन की तरह अज्यूम कर लिया है। m1 is a 10, x1 is a minus d plus m2 is a 20, x2 is a 10 minus d, the whole divided by 10 plus 20। अब डिनोमिनेटर को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के वो तो 0 बन जाएगा। यहां पर बचेगा माइनस 10d प्लस 20 इंटू 10 माइनस d। ये माइनस वाले टर्म को लेफ्ट में भेज दीजिए। So I will be getting 10d on the left और राइट में बच जाएगा 20 इंटू 10 माइनस d। ये 10 का 20 के साथ कैंसलेशन होकर के 2 बचेगा। So d is equals to ओपनिंग द ब्रैकेट 20 माइनस 2d, माइनस 2d लेफ्ट में जाकर के प्लस हो जाएगा। So I will be getting d plus 2d is equals to 20
d plus 2d is a 3d that is equals to 20. So सीधा सीधा d मुझे मिल गया 20/3 मीटर and this is our final correct answer. ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ. सवाल सेमीकंडक्टर के बेसिस पे पूछा गया है. हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, if the input frequency is a 60 hertz then the output frequency would be. बच्चों ये क्लियरली एक थियोरेटिकल सवाल है. हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में इनपुट एंड आउटपुट पे फ्रीक्वेंसी सेम होती है and hence the 60 hertz is the answer. Moving on to the next one, again theoretical question from the measurement. Plane angle and solid angle have. बच्चों प्लेन एंगल का SI यूनिट हम जानते हैं रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का भी SI यूनिट हम जानते हैं स्टेरेडियन होता है. लेकिन ये दोनों के दोनों dimensionless physical quantity है and hence they have units but no dimensions is a final correct answer. Now आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. अब ये सवाल को हम इधर करंट इलेक्ट्रिसिटी में या मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में या सेमीकंडक्टर में रख सकते हैं. नेचर ही सवाल का ऐसा है. The energy that will be ideally radiated by a 100 kilowatt transmitter in 1 hour is. बच्चों यूनिट देख करके आपको समझ में आना चाहिए कि डेटा पावर का दिया हुआ है और हमें एनर्जी ढूंढना है. सो पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम. सो आई विल बी राइटिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम. सवाल में पावर दे रखा है 100 किलोवाट, तो ये मैंने किलो को कन्वर्ट कर दिया तो 10⁻³ का फैक्टर आ गया. टाइम इज अ 1 आवर, उसको मिनट्स में कन्वर्ट किया 60 से मल्टीप्लाई करके, उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट किया एक और 60 मल्टीप्लाई करके. सो दिस बिकम्स अ 10⁵ and this becomes 3600. So that is nothing but 36 into 10 to the power 7 joule is our final correct answer. Unit conversion कहीं सारे सवाल में आज के नीट के पेपर में पाया गया है. ये यूनिट कन्वर्जन में जिन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया रहेगा, जैसे कि 1 आवर सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको 60 into 60 में कन्वर्ट नहीं किया, तो देखो 10⁵, ये देखो बन गया ऑप्शन 10⁵, है ना. ये छोटी छोटी चीजें ही किलोवाट को कन्वर्ट नहीं किया. मतलब मान लो ये 10⁵ नहीं डाला आपने, किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट नहीं किया, तो 1 0 2 0 3 0 4 0 36 into 10⁴, ये देखो ये रहा 36 into 10⁴. So these are the small things जो आपको ध्यान में रखने थे आज के पेपर में. जिन बच्चों ने ध्यान में रखे रहेंगे उनका पेपर बहुत बढ़िया गया रहेगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ड्यूअल नेचर का सवाल है ये. When two monochromatic lights of a frequency nu and nu/2 are incident on a photoelectric metal, their stopping potential becomes Vs/2 and Vs respectively. Then threshold frequency will be. So look at the data. सीधा सॉरी, आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आपके माइंड में आना चाहिए. ये रहा आइंस्टाइन का इक्वेशन. ऑलराइट, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले केस में दे रखा है Vs/2 और जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू दे रखी है. फाई नॉट को h/nu0 लिख लेता हूं. दिस बिकम्स द इक्वेशन नंबर 1. दूसरे केस का स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें, सॉरी आई एम नॉट एबल टू राइट इट हियर, इधर लिखता हूं मैं. Vs दे रखा है, सो EVS इज इक्वल्स टू लाइट आ रही है nu/2 की, सो दिस बिकम्स h/nu/2 माइनस फाई नॉट की जगह पे h/nu0. ये बन गया इक्वेशन नंबर 2, है ना. अब
इक्वेशन 2 से ये EVS की जो वैल्यू आई है इसको मैं यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करवा देता हूं. सो EVS की जगह पे यहां से देखिए h न्यू बाई 2 माइनस h न्यू नॉट the whole divided by 2 is equals to right hand side will remain as it is h nu minus h nu naught. अब ये 2 को राइट में भेज देता हूं. सो आई विल बी गेटिंग h nu by 2 minus h nu naught is equals to 2h nu minus 2h nu naught. ऑलराइट, अब ये 2h nu naught को लेफ्ट में ले लो और ये h nu by 2 को राइट में शिफ्ट कर दीजिए. सो आई विल बी गेटिंग 2h nu naught minus h nu naught is equals to 2h nu minus वहां से आएगा h nu by 2. तो ये बच जाएगा h nu naught और यहां पर 2h nu minus h nu by 2 बन जाएगा 3h nu by 2. लेफ्ट और राइट h will be getting cancelled. So अपना h कैंसलेशन होने के बाद न्यू नॉट बच गया 3 न्यू by 2. Alright, moving on to the next one. This is the next one. ये सवाल वेव्स के बेसिस पे पूछा गया है. The initial tension on the stretched string is doubled. Then the ratio of initial and the final speed of a transverse wave is. बच्चों, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ T by mu. T is a tension, mu is a linear mass density. कुछ भी सवाल में बोला नहीं है तो our fair assumption will be mu will remain constant. And now I'm taking the ratio V initial upon V final is equals to under root of T initial अपॉन टी फाइनल. सवाल कह रहा है फाइनली टेंशन को डबल कर दिया गया है. सो टी फाइनल की जगह पे 2 times टी इनिशियल. दिस विल बी गेटिंग कैंसल्ड एंड हेंस द फाइनल आंसर विल बी 1/√2. दैट्स इट. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. सवाल MEEC के बेसिस पे है. अ स्क्वायर लूप of a side 1 meter and resistance 1 ohm is placed in the magnetic field of 0.5 Tesla. Now this is a very very important statement. यहां पर बहुत सारे बच्चों ने चकमा खाया है. If the plane of the loop is perpendicular to the direction of magnetic field, बच्चों स्क्वायर लूप को मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखता हूं तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी. अब मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द लूप ढूंढना है. अब देखिए बच्चे चकमा कहां खाते हैं. मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला तो उनको फट से याद आ जाता है BA cos थीटा. अब यहां पर परपेंडिकुलर वर्ड देख करके सीधा सीधा थीटा की जगह पर वो 90 डालने जाते हैं. cos 90 को 0 बना करके ये मार्क करके आ जाते हैं बच्चों. दिस इज अ ट्रैप बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड A वेक्टर एंड एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. सो इस वजह से एरिया वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल बन जाएंगे एंड हेंस थीटा 0 बनेगा. ये 0 बनेगा. ओके, अब बी सवाल में दे रखा है 0.5 टेस्ला मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ अ स्क्वायर लूप. स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर. 1 का स्क्वायर इज 1. cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है and hence the correct answer is 0.5 Weber. All right, moving on to the next one. This is the next question. The question is from the heat module. An ideal gas
undergoes 4 different processes from same initial state as shown in the figure. This is the initial state. These processes are adiabatic, isothermal, isobaric, isochoric. अब देखिए, ये 4 प्रोसेस में से कोई तो एडियाबैटिक है, कोई तो आइसोथर्मल है, कोई तो बारिक है, कोई तो कोरिक है. ये सीक्वेंस में नाम नहीं लिखे गए हैं, है ना, अदरवाइज सवाल का कोई सेंस ही नहीं बनता था ना. हमें यही तो पता करना है कौन सी प्रोसेस एडियाबैटिक है. अब देखिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है. ये 4 नंबर की प्रोसेस जो देख रहे हैं उसमें प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, इसीलिए ये है बारिक, ऑलराइट, आइसोबारिक. 1 नंबर की प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, इसीलिए ये है कोरिक, ऑलराइट, आइसोकोरिक. जो 2 बच गए उसमें से एक आइसोथर्मल है और एक एडियाबैटिक है. बच्चों, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस is greater than slope of isothermal process and hence जो steep curve रहेगा वो एडियाबैटिक रहेगा और जो फ्लैटिश कर्व रहेगा वो आइसोथर्मल का कर्व रहेगा. तो 3 नंबर के कर्व के मुकाबले 2 नंबर का कर्व जो है वो स्टीप है एंड हेंस इट इज एडियाबैटिक. ऑलराइट, नाउ आगे बढ़ते हैं. सवाल का लेंथ देख के काफी बच्चों ने ऐसे ही छोड़ दिया रहेगा. अरे बच्चों, पढ़ तो लिया करो, ऐसे छोड़ा मत करो सवाल. थियोरेटिकल सवाल है, समझने की कोशिश करते देखो सवाल क्या कहता है. MEC टॉपिक से है ये. बायोट एंड सावर्ट्स लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इनफाइनाइटिसिमल करंट एलिमेंट of a current carrying conductor only. यहां पर फंसा देते हैं एग्जामिनर. बायट एंड सावर्ट इनफाइनाइटिसिमल करंट कैरिंग एलिमेंट में एप्लीकेबल है क्या? आंसर इज यस, बिल्कुल एप्लीकेबल है. बट क्या केवल उसी में एप्लीकेबल है क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि हम इंटीग्रेट करके बड़े लेंथ के कंडक्टर में भी मैग्नेटिक इंडक्शन बायोट एंड सावर्ट लॉ लगा करके ढूंढ सकते हैं. इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, केवल और केवल ओनली वर्ड के कारण. ओनली वर्ड नहीं लिखा होता तो वो ट्रू होता, क्योंकि बायोट एंड सावर्ट बड़े लेंथ के कंडक्टर में भी लगाया जाता है. अब इसके बेसिस पे आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन रूल्ड आउट हो जाता है. ठीक है. अब बायोट एंड सावर्ट्स लॉ इज एनालॉगस टू द कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ. बात सही है. विद फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पहले वाला, पहले वाला मतलब कौन? तो बायोट एंड सावर्ट. फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू द फील्ड produced by a scalar source, and scalar source का मतलब इन्होंने ब्रैकेट में ये देखिए दे रखा है, ब्रैकेट में नहीं बाजू में दे रखा है, आइडियल. इसको स्केलर सोर्स कहा है. while the later मतलब बाद में जिसका नाम लिया है उसको लेटर कहते हैं. कूलम्स लॉ का नाम बाद में लिया है तो उसका लेटर. being produced by the vector source Q. देखिए, स्टेटमेंट इतना घुमा फिरा करके पूछा है ना कि बच्चे ये स्टेटमेंट में ही उलझ जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं. बच्चों देखो क्या कह रहे हैं. ये कह रहे हैं कि बायोट सावर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड देता है बिकॉज ऑफ स्केलर सोर्स, जबकि कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है बिकॉज ऑफ वेक्टर सोर्स. मुझे एक बात बताओ, आइडियल में ये डीएल जो है वो स्केलर है कि वेक्टर? आंसर है वेक्टर है सर, है ना, लेंथ वेक्टर. और ये जो क्यू है, क्यू चार्ज, वो स्केलर है कि वेक्टर?
आंसर है सर चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इन्होंने मस्त घुमा दिया है। क्या घुमा दिया है कि भाई बायोट एंड सावर्ट मैग्नेटिक फील्ड तो देता है, बट कौन से सोर्स की वजह से? तो आंसर है वेक्टर सोर्स की वजह से, बट कह रहे हैं स्केलर सोर्स। कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड तो देता है, बट कौन से सोर्स की वजह से? आंसर है स्केलर सोर्स की वजह से, कह रहे हैं वेक्टर सोर्स। एंड हेंस द सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट, गलत, फॉल्स स्टेटमेंट है। स्केलर और वेक्टर को इंटरचेंज कर दिया। हेंस दिस इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। थोड़ा सा पेशेंस, 2 बार रीडिंग किया होता ना ये सवाल का, मुझे लगता है ये आप सवाल इजीली निकाल पाते थे। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। दिस इज द नेक्स्ट वन। ये सवाल कोलिजन, सेंटर ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, LCM COM कोलिजन टॉपिक को बिलोंग करता है। शेल ऑफ अ मास m at rest, initially it explodes into the 3 fragments having the masses in the ratio 2:1. If the fragments having equal mass fly off along mutually perpendicularly, equal mass मतलब ये 2:2, ये equal mass होता है। वो कैसे जा रहे हैं? तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जा रहे हैं with a speed v, then the speed of थर्ड फ्रैगमेंट की स्पीड अपने को बच्चों ढूंढनी है। जैसे ही एक्सप्लोजन वर्ड आपको सुनाई दे, दिखाई दे, तो आपके माइंड में आना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, PI वेक्टर इज इक्वल्स टू PF वेक्टर। ये वेक्टर का साइन नहीं लगाया तो आगे बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अभी देखते समझते हैं कैसे दिक्कत आ जाएगी। इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे है एंड हेंस द मोमेंटम इज 0। फाइनली वो 3 टुकड़ों में एक्सप्लोड हो रहा है। सो इट इज अ P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर। दिस इज 0 इज इक्वल्स टू, अब देखिए पहला टुकड़ा उसका मास 2:1 रेशियो है, तो मैं एक m वाला कॉमन फैक्टर ले लेता हूं और इसको 2m, 2m और 1m ऐसे मासेस में लिख देता हूं। तो P1 वेक्टर बनेगा 2m मल्टीप्लाइड बाय उसकी स्पीड है v और उसका डायरेक्शन में i कैप ऐसा अज्यूम कर लेता है ना। अगर पहले पार्टिकल का डायरेक्शन i कैप लिया गया है तो दूसरा पार्टिकल जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जाने वाला है वो बन जाएगा j कैप। अगर आप डायरेक्शन नहीं लेते तो ये 2mv और 2mv को ऐड करके आप 4mv बना देते, जो गलत हो जाता, राइट। एंड देन द थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं। वेलोसिटी आ गई तो उसका मैग्नीट्यूड स्पीड देने का काम कर देगा। सो ये दोनों चीजों को लेफ्ट में लेके जाता हूं। सो -2m vi कैप -2m vj कैप इज इक्वल्स टू राइट में बच जाएगा m v3 वेक्टर। सो m सब जगह से कॉमन निकल करके कैंसिल हो जाएगा और अब मैग्नीट्यूड ऑफ v3 वेक्टर will be under root of 2v the whole square plus 2v the whole square, which is nothing but 2 times 2v the whole square, और 2v the whole square बाहर निकाल देंगे। So I will be getting 2 √2v is our final correct answer. All right. Moving on to the next one. This is the next question from the current electricity domain. 2 resistors of a resistance 100 ohm and 200 ohm are connected in parallel in an electrical circuit. The ratio
of thermal energy developed in 100 ohm to that of the 200 ohm in a given time is, बच्चों थर्मल एनर्जी के मल्टीपल फॉर्मूलाज है, हमें कौन सा लगाना चाहिए? तो उसके लिए ये पैरेलल वर्ड हिंट देने का काम कर रहा है। जब दो रेजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब V की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई, रेजिस्टर सवाल में दे रखे हैं, इसीलिए हम H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर T अपॉन R वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें V दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस सेम रहेगा, रेशियो में वो कट जाएगा, T भी रेशियो में कट जाएगा। सो व्हेन आई टेक द रेशियो आई गेट H1 अपॉन H2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1, क्योंकि H एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए R2 है 200 ohms divided by R1 है 100 ohms and hence our answer is 2:1। कुछ बच्चे कई बार ये नहीं समझ पाते कि सर अगर हमने I2RT लगाया होता ना तो सर हमें तो 1:2 मिलता था। तो बच्चों मैं कह दूं कि I दोनों रेजिस्टर से सेम फ्लो नहीं होएगा, तो रेशियो लेने में कुछ बच्चे I को वैसे ही कैंसिल कर देते हैं बिना सोचे समझे, और उनका रेशियो ऐसा आ जाता है H1 अपॉन H2 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। सो दिस इज रॉन्ग, गलत है ये। I सेम नहीं है, दोनों रेजिस्टर से I अलग अलग फ्लो हो रहा है। ऑलराइट, नाउ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल 1D से जुड़ा हुआ है। Displacement time graph of the two moving particle makes an angle 30 degree and 45 degree with the x-axis. Then the ratio of their velocity is, बच्चों, slope of x versus t graph gives velocity, है ना, ये याद रखा है हमने। और स्लोप कैसे निकालते हैं? तो आंसर है tan थीटा से स्लोप निकालते हैं। ये रहा थीटा, एक पार्टिकल के लिए 30 डिग्री, दूसरे पार्टिकल के लिए 45 डिग्री। सो सीधा रेशियो ले लेते हैं, V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू 10 30 डिग्री अपॉन 10 45 डिग्री। 10 30 डिग्री बच्चों होता है 1 अपॉन √3 और 10 45 डिग्री 1 होता है, एंड हेंस ना फाइनल आंसर आ गया 1:√3, है ना। बड़े सिंपल सिंपल सवाल, कितना सिंपल सॉल्विंग है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, जैसे यूनिट कन्वर्जन्स हो गए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया उसमें वेक्टर साइन हो गया, एक वो परपेंडिकुलर वाला मैंने बताया था जिसमें थीटा एक्चुअली 0 डिग्री निकला, बट परपेंडिकुलर वर्ड देख के 90 की फीलिंग आती है। बस ऐसी छोटी छोटी चीजें ही आज के पेपर में ध्यान में रखनी थी, पेपर डिफिकल्ट फिजिक्स का नहीं था। आगे बढ़ते हैं, अभी तक एक भी लेंथी कैलकुलेशन वाला सवाल नहीं आया है बच्चों। ये सवाल फोर्स से जुड़ा हुआ है। एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद अ मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg is moving up with a constant speed of 1.5 meter per second. The frictional force opposing the motion is 3000 Newton. The minimum power delivered by the motor to lift in watts is, so अपने को मिनिमम पावर डिलीवर्ड फाइंड करना है, और ये रहा सवाल का डायग्रामेटिक अंडरस्टैंडिंग। ये है लिफ्ट विद द लोड, यहां पर से
केबल लगी हुई रहेगी जो लिफ्ट को ऊपर खींच करके लेके जाती रहेगी। केबल की वजह से टेंशन फोर्स आएगा ऊपर की तरफ। लिफ्ट और उसमें पर्सन के कारण जो लोड लगेगा वो है 2000 इंटू जी, mg, है ना, ये किलोग्राम में दिया है। सो mg इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस रहेगा वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस which is a 3000 Newton. So now I will be writing F net is equals to ma. F net की जगह पे मैं लिखूंगा T minus 2000 G minus 3000 is equals to velocity constant होने के कारण acceleration is 0 and hence the right hand side becomes 0. तो केबल में टेंशन हमें मिल जाएगा 2000, G की वैल्यू 10 लेने के लिए कही गई है, प्लस 3000, सो दिस बिकम्स 20,000 प्लस 3000, 23,000 न्यूटन। ये केबल में लग रहा है फोर्स। अब हमें निकालना है पावर। सो पावर का बेसिकली बच्चों फॉर्मूला होता है F V cos थीटा। फोर्स लग रहा है 23,000 न्यूटन का, स्पीड दी गई है 1.5 की, और फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल बन जाएगा 0 डिग्री। cos 0 1 होता है। सो 23,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 23,000 से 1.5 गुना ज्यादा, मतलब एग्जैक्टली कैलकुलेशन ना भी करें तो 34,500 ही आएगा। ऑलराइट, ये रूल्ड आउट हो गया, छोटा नंबर रूल्ड आउट हो गया। 23,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करने पे 23,500 तो नहीं ही आएगा, एंड हेंस 1 इज अवर फाइनल आंसर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगेन अ थियोरेटिकल क्वेश्चन फ्रॉम अ सरफेस टेंशन। If a soap bubble expands, then the pressure inside the bubble is, बच्चों बबल में एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है Pi माइनस पी नॉट इज इक्वल्स टू 4T/R। बबल एक्सपांड हो रहा है मतलब रेडियस इंक्रीज हो रही है, रेडियस इंक्रीज होएगी तो एक्सेस प्रेशर डिक्रीज होएगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। अब एक्सटर्नल प्रेशर, आउटसाइड का प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहना है। सो अगर Pi माइनस पी नॉट डिक्रीज हो रहा है तो एक ही पॉसिबिलिटी है Pi को डिक्रीज होना पड़ेगा, एंड दैट is our final correct answer. All right, moving on to the next one. 20th question is based on rotational motion. The ratio of radius of gyration of a thin uniform disc, okay, shape is a disc about an axis passing through its center and normal to the plane to the radius of gyration about its diameter is, बच्चों I is equals to mk square formula होता है, so I can write I by m is equals to k square, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ऐसा बन जाएगा। अब सीधा सीधा रेशियो ले लेते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस डिवाइड बाय रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट डायामीटर वाला एक्सिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर वाला एक्सिस। मास तो जो है वो तो सेम ही रहेगा, रेशियो में कट जाएगा। अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास होते हुए एक्सिस के अबाउट एंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट mr²/2 होता है, और डायामीटर के अबाउट mr²/4 होता है।
सो mr स्क्वायर बेसिकली कट जाएगा, 2 का 4 के साथ में कैंसलेशन हो जाएगा और न्यूमरेटर में चला जाएगा वो 2 और नीचे 1 बच जाएगा, एंड हेंस √2 is to 1 is the final correct answer. आगे बढ़ते हैं, EM waves से पूछा गया ये सवाल है, when the light propagates through the material medium of relative permittivity epsilon r and a relative permeability mu suffix r, the velocity of light v is given by, all right, velocity of light in any medium is 1 upon under root of mu epsilon, which is nothing but 1 upon under root of mu naught mu r epsilon naught epsilon r, बराबर ये होता है स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्योंकि मुझे ऑप्शन में ये सी दिख रहा है, इसका फॉर्मूला बच्चों होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये दिख रहा है ना। इसकी जगह पर मैं सी सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, सो आई विल बी गेटिंग v इज इक्वल्स टू सी, और नीचे डिनोमिनेटर में बच जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, एंड हेंस ये रहा ऑप्शन, राइट। वेरी वेरी सिंपल, दो स्टेप में आंसर आने वाले सवाल पूछे गए हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इलेक्ट्रोस्टैटिक से सवाल आया है, 2 hollow conducting sphere of a radii r1 and r2 with the r1 much greater than r2 have equal charges, the potential would be, बच्चों कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ by R। V और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि Q तो कांस्टेंट है, ऐसा सवाल बोल रहा है। सो जिसका रेडियस बहुत ज्यादा रहेगा उसका पोटेंशियल बहुत कम रहेगा, है ना। सो पोटेंशियल would be less on bigger sphere and more on smaller sphere, and hence this is our final answer. Very much theoretical, just if you know the formula straight away you get the result, no solving. आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रे ऑप्टिक्स से सवाल पूछा गया है, a biconvex lens has a radii of curvature 20 centimeter each. If the refractive index of the material is 1.5, then the power of the lens is, बच्चों सवाल में रेडियस ऑफ कर्वेचर और म्यू दिया हुआ है, सो हमें लेंस मेकर्स का फॉर्मूला लगाना चाहिए। 1 upon f is equals to mu minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ को ही पावर कहा जाता है। ये 1 अपॉन f की जगह पर मैंने p सब्स्टिट्यूट कर दिया। लेंस है बाई कॉन्वेक्स, ये बन गया मेरा बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये वाला सरफेस पहला सरफेस रहेगा जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आएगा। ये वाला सरफेस मेरा दूसरा सरफेस बनेगा जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आएगा। सो नाउ साइन कन्वेंशन के साथ सब सब्स्टिट्यूशन किया जाए। R1 मीटर में कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूट करना है, बस यही तो करना है पूरे पेपर में। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, यूनिट्स का ध्यान रखना है। सो ये आ गया 0.2 मीटर माइनस ऑफ R2 इज अ माइनस 0.2। साइन कन्वेंशन के साथ कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूट किया है। सो दिस इज अ 0.5 इन द ब्रैकेट 1 अपॉन 0.2
minus minus plus 1 upon 0.2. So this becomes 0.5 multiplied by 1 plus 1 2 upon 0.2. डिनोमिनेटर सेम थे तो न्यूमरेटर को ऐड करवा दिया मैंने. सो ये 2 के साथ कैंसलेशन होके 0.1 बन जाएगा. 0.5 upon 0.1 is a phi. D stands for diopter plus phi d is what we are getting. All right, let's move on to the next one. This is the next question. Semiconductor से आया हुआ सवाल. In the given circuits A, B and C, the potential drop across the two PN junctions are equal in. अब किसमें पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल रहेगा ये पता करना है. अब देखिए पहला अरेंजमेंट देखिए, पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और दूसरे वाले के एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है. इसी को तो कहते हैं फॉरवर्ड बायस्ड. ये भी है फॉरवर्ड बायस्ड. अगर दोनों के दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस्ड कनेक्शन में हैं तो दोनों के पीएन जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल आएगा. दूसरा अरेंजमेंट में पॉजिटिव टर्मिनल इधर पी टाइप से कनेक्टेड है तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस्ड, जबकि नेगेटिव टर्मिनल दूसरे वाले के पी टाइप से कनेक्टेड है तो ये होता है बच्चों रिवर्स बायस्ड. फॉरवर्ड बायस्ड में पोटेंशियल ड्रॉप कम रहेगा, रिवर्स बायस्ड में पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा रहेगा एंड हेंस दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप अनइक्वल रहेंगे. नाउ थर्ड अरेंजमेंट, नेगेटिव टर्मिनल is connected to n type. This makes the forward biased connection. Positive terminal connected to p type of a second diode, which again makes the forward biased connection. Both are forward biased and hence the potential drop will be equal and hence circuit A and a circuit C will have the equal potential drop. All right, halfway mark पे पहुंच गए हैं. 25 सवाल पूरे करने जा रहे हैं हम बच्चों. AC सर्किट का सवाल. The peak voltage of an AC source is equal to, very simple straightforward question, peak voltage is always √2 times the RMS voltage. खत्म है ना. Very much theoretical, lot of theory questions in today's NEET paper physics में. आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. ड्यूअल नेचर से आया हुआ सवाल है बच्चों ये. द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ de Broglie wavelength lambda of the particle and its associated momentum is. बच्चों de Broglie wavelength is inversely proportional to momentum होता है और इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है. ये रहा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला and that is our final answer. Next question says the copper wire of a length 10 meter and a radius 10 raised to -2 upon √pi meter has the electric resistance of 10 ohm. The current density in the wire for an electric field of 10 volt per meter is. बच्चों ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखा जाता है J is equals to sigma E. To be more precise, J vector is equals to sigma E vector. इसको कहते हैं ओम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म. अब J ढूंढने को कहा है. सिग्मा की जगह पे हमारी अंडरस्टैंडिंग की सिंप्लिसिटी के लिए 1/ρ सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, क्योंकि हम जनरली रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के टर्म्स में काम करते हैं, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के टर्म्स में थोड़ा कम काम करते हैं. इसीलिए मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको 1/ρ बना दिया. अब R का फॉर्मूला होता है बच्चों ρL/A. क्यों लगा रहा हूं ये फॉर्मूला?
क्योंकि सवाल में रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टिविटी नहीं दी है। सो यहां से R मल्टीप्लाइड बाय A डिवाइडेड बाय L करेंगे तो रो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो दिस इक्वेशन इज टर्निंग आउट टू बी, रो की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दो तो L ऊपर चला जाएगा, R और A नीचे रह जाएंगे और E यहां पर ये रहा एज इट इज। अब सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है सवाल से। लेंथ है 10 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10, रेजिस्टेंस दे रखा है 10 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is nothing but area of a circle and that is nothing but pi r square. So अब एक 10 का कैंसलेशन कर देते हैं, ऊपर एक 10 बच गया, नीचे बच गया पाई और r की जगह पर डाल देते हैं सवाल में से 10 raised to -2 divided by root pi the whole square. Alright, so ये बना देगा 10 upon pi into 10 raised to -4 upon pi. So this pi is getting cancelled and hence ये ऊपर जाके बन जाएगा 10 raised to 5 ampere per meter square and that is the final correct answer. Moving on to the next one, atom molecule nuclei. न्यूक्लियर रिएक्शन के बेसिस पे सवाल पूछा गया है। गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन में X को आइडेंटिफाई करें। बड़ा सिंपल सवाल है बच्चों, ये सिर्फ आपको ये न्यूक्लियर रिएक्शन में ये एलिमेंट को समझना है। ये एलिमेंट का नाम है पॉजिट्रॉन, जिसको लिखने का तरीका होता है 0e+1 और ये न्यूट्रिनो है जिसका न्यूक्लियर रिएक्शन से कोई लेना देना, न्यूक्लियर रिएक्शन के बैलेंसिंग से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इस पे कोई मास कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसको आप बैलेंसिंग के वक्त नेग्लेक्ट कर सकते हैं जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। अब बैलेंसिंग ऐसे की जाती है बच्चों, देखो ये है 22, इधर है 0 तो इधर आएगा 22, ये है 11, इधर है 1 तो नीचे आएगा 10 और आंसर आ गया 22x10। मुझे लगता है इसमें भी काफी बच्चे जरा कंफ्यूज हुए रहेंगे, यहां पर भी उनको दिखाई दे रहा है 10 बट यहां पर 23 है, 23, सो दैट इज गेटिंग रूल्ड आउट। अब इसके पीछे का थोड़ा सा आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं। ये जो रिएक्शन दे रखा है ना, इसको बीटा प्लस डीके कहा जाता है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ बीटा प्लस डीके। और बीटा प्लस डीके में बच्चों होता क्या है, प्रोटॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्शन होने के कारण जो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है उसमें प्रोटॉन का काउंट 1 से घट जाता है। ये देखो घट गया, इधर देखिए घट गया, जबकि प्रोटॉन भी न्यूक्लियॉन कहा जाता है और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियॉन ही कहा जाता है। इसलिए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन के काउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन आई से न्यूक्लियॉन, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। तो पहले प्रोटॉन था, अब वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के काउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो एज इट इज रहा, and hence this is our final answer. Now moving on to the next one, this is the next question. The question is from a 1D. The ratio of the distances traveled by a freely falling body in first, second, third
एंड द फोर्थ सेकंड इज, बच्चों ये हमने डेरिवेशन करके रेशियो याद ही रखा हुआ होना चाहिए। रेशियो होता है 1:3:5:7। कहीं बार ये सवाल आपके प्रैक्टिस में भी आपने देखा रहेगा, इसको टैकल किया रहेगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन करंट, इलेक्ट्रिसिटी, or you can say a semiconductor as well. As the temperature increases, the electrical resistance for conductor and semiconductor, बच्चों कंडक्टर को कहा जाता है PTC, पॉजिटिव टेम्परेचर कोइफिशिएंट, म्हणजे टेम्परेचर बढ़ने पे उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। और सेमीकंडक्टर को कहा जाता है एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोइफिशिएंट, टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस घटता है। दैट इज आवर फाइनल आंसर। थियोरेटिकल क्वेश्चन, लॉट ऑफ थियोरेटिकल क्वेश्चन बच्चों आज के पेपर में आए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सवाल आया है, द एंगल between electric lines of force and equipotential surface is। अगेन सवाल थियोरेटिकल है। अगर आपको डायग्राम याद आए तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी यूनिफॉर्म होती है ना, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे पैरेलल प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करते हैं। दीज आर द इक्विपोटेंशियल प्लेन्स। ऑलराइट, एक और एग्जांपल मैं आपको दूं तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होती है, रेडियल, दिस इज कॉल्ड एज अ रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, तब आपके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं ना, वो स्फेरिकल बनते हैं। दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे दोनों केस में अगर आपको समझ में आ गया हो तो ये है वर्टिकल प्लेन और ये है लाइंस ऑफ फोर्सेस हॉरिजॉन्टल, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है। कर्व्ड सरफेस में टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट, तो आपको ये सरफेस का डायरेक्शन मिलेगा ये पॉइंट पे, और आपका लाइंस ऑफ फोर्सेस अलोंग द नॉर्मल है, अलोंग द नॉर्मल, ये बन गया 90 डिग्री। हेंस दिस आंसर, राइट। अगेन इसको मैं थियोरेटिकल सवाल ही मानूंगा, ये नॉलेज आपको रहेगा तो ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप टिक मारेंगे। ऑलराइट, 10 सेकंड में होने वाला सवाल, यही तो सब सवाल है जहां पर आप काफी सारा टाइम बचा सकते थे, जिसको सॉल्विंग वाले न्यूमेरिकल में दे सकते थे, तो आपका फिजिक्स का पेपर बहुत बढ़िया जाता। ओके, जस्ट अ मिनट, सॉरी। T1 and T2 be the energy of an electron in first and second excited state। यहां पर बच्चे मार खाते हैं। क्या मार खाते हैं? वो फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकंड ऑर्बिट ले लेते हैं। बच्चों, फर्स्ट excited state is a second orbit, second excited state is a third orbit। this is the thing, presence of mind आपका होना चाहिए पेपर लिखते वक्त, तो इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे आप। then according to the Bohr's model, the ratio T1 is to T2 is, बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z square by N square। Z will be 1 because the question is talking about the hydrogen atom।
So energy in the second orbit upon energy in the third orbit is equals to n3 upon n2 the whole square. n3 मतलब third orbit, n2 मतलब second orbit. 3 का square is a 9, 2 का square is a 4. So 9:4 is the final correct answer. अगर आपने इसको पहला और दूसरा ऑर्बिट गिन करके सॉल्व किया रहेगा तो जवाब आएगा 1:4, which is a trap, which is incorrect. आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. Again a theoretical question from the EM waves. 4 वेव्स दिए हैं, उनके वेवलेंथ को मैप करना है, कॉलम 1 कॉलम 2 को जोड़ना है. मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस. बच्चों, एक्स रे सबसे छोटी वेवलेंथ वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है. एक्स रे 10⁻⁻10 मीटर, एक्स रे 1 से 4 एंगस्ट्रॉम के आसपास का होता है. अब रेडियो वेव सबसे बड़ी वेवलेंथ वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है. चारों में सबसे बड़ा है ये 100 मीटर के करीबन. ये बिल्कुल सही है. रेडियो वेव से छोटा माइक्रोवेव होता है. ये है माइक्रोवेव का मैच. और माइक्रोवेव से छोटे इंफ्रारेड होते हैं. ये है इंफ्रारेड का मैप. सो क्या हो गया मैप? ए के साथ 2 जा रहा है. ये देखिए, ए के साथ 2 जा रहा है. इतना ही चेक कर लिया होता ना बराबर से तो ही आपका काम बन गया होता. बाकी के सारे चेक करने की जरूरत ही नहीं है. फिर भी देख लो, बी के साथ 3 गया है बिल्कुल, सी के साथ 4 गया है बिल्कुल, डी के साथ 1 गया है बिल्कुल. यस, ऑलराइट. नाउ पानी का थोड़ा ब्रेक ले लिया मैंने, पानी वानी पी लिया. ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं. A spherical ball is dropped in a long column of a highly viscous liquid. The curve in the graph shown, which represents speed of the ball as a function of time. बच्चों, सवाल फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिस पे है. जब आप बॉल को हाईली विस्कस फ्लूइड में डालते हैं ना, तो पहले उसका रिटार्डेशन होता है और फिर विस्कस फोर्स के कारण एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद बॉल की वेलोसिटी कांस्टेंट बन जाती है, जिसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. एक इकलौता ग्राफ ऐसा है जो हमसे कह रहा है कि ये टाइम के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट बन जाएगी. वी विल बिकम कांस्टेंट एंड हेंस वही तो हमारा सही ग्राफ है. ऑलराइट, वेरी सिंपल. The next one says, gravitation से सवाल आया है. The body of mass 60 gram experiences a gravitational force of 3 Newton when placed at a particular point. The magnitude of a gravitational field intensity is, अरे बच्चों, gravitational field intensity का फॉर्मूला होता है gravitational force per unit mass. फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का, मास दिया है 60 ग्राम. यूनिट कन्वर्जन भूलिएगा नहीं, किलोग्राम में कन्वर्ट करने का भूलिएगा नहीं, तो आपको सही जवाब आ जाएगा. 10⁻³ ऊपर जाकर के 1000 बन जाएगा, नीचे 20 रह जाएगा. एंड हेंस 50 न्यूटन पर केजी इज द फाइनल करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. हीट सेक्शन से आया हुआ सवाल. The volume occupied by the molecules contained in 4.5 kg water at STP if the intermolecular forces vanish away is, ये है दूसरा तरीका ये कहने का कि भाई आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो, है ना. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वैनिश हो जाना मतलब गैस का आइडियली बिहेव करना शुरू कर देना.
and hence we can think about the ideal gas equation. PV is equals to nRT. STP पे प्रेशर 10 to the power 5 होता है. वॉल्यूम ही तो हमें ढूंढना है. नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे m by m नॉट, R की वैल्यू 8.3 ले लेता हूं और STP पे टेम्परेचर 273 केल्विन ले लेता हूं. सो V हमें ढूंढना है. मास है 4.5 किलोग्राम डिवाइडेड बाय वाटर म्हणजे H2O जिसका m नॉट होता है 18 ग्राम. सो 18 multiplied by 10 raised to minus 3 into 8.3 into 273 और वहां से 10 raised to 5 डिवीजन में आएगा. ये आ गया 10 raised to 5 नीचे. So now 4.5 into 8.3 into 273 divided by 18 into 10 raised to minus 3, 10 raised to 5 मल्टीप्लाई होके 10 raised to 2 और ऊपर जाके 10 raised to minus 2 बना देंगे. ये है थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन, नॉट मच डिफिकल्ट. एंड नाउ हमें एग्जैक्ट नहीं निकालना, एग्जैक्ट नंबर 5.6 ही आना है. सिर्फ 10 के पावर को समझना है कि कितना आएगा तो अपना काम बन जाएगा. ये 10 raised to minus 2 को हटा के 273 को डेसिमल में शिफ्ट कर देता हूं तो ये बन जाएगा 2.73. सॉरी. अब अंदाजा देखिए मेरा. 8 2s 16, 16 4s 64. 64 को 18 से कैंसिलेशन करवाएंगे तो एग्जैक्ट 5.6 बनाएगा. हालांकि ये 64 नंबर एग्जैक्ट नंबर नहीं था मेरा, वो अप्रोक्सीमेटेड ही नंबर था. कहने का मतलब 10 का पावर कुछ भी नहीं बचेगा. दैट्स इट. राइट. बढ़े आगे अगले सवाल की ओर. एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें काफी सारे बच्चे सब कुछ सॉल्व करते बैठते हैं. देखो बच्चों, पहले ऑप्शन पे जरा नजर डाल दिया करो. ऑप्शन से आपको काफी हिंट मिल जाएगी कि हमें किसको टारगेट पे लेना चाहिए. जैसे कि ये देखिए, हम ये बी वाले को टारगेट पे ले सकते हैं और हम ये सी वाले को टारगेट पे ले सकते हैं. बी वाला क्या बोलता है और सी वाला क्या बोलता है? बी बोलता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन होता है m1 L2 T-2. ये रहा मैच. बी का 4 मैच हो गया एंड हेंस 2 ऑप्शन तो रूल्ड आउट हो गए. बराबर. अब इधर सी में 3 है, इधर सी में 1 है, तो सी का मैच कर लिया तो काम बन जाएगा. Gravitational potential is defined as work done per unit mass. Work is nothing but m1 L2 T-2 divided by mass is a m1 and hence L2 T-2. ये हो गया match and hence this is our final answer. Right? So don't waste time in checking all the dimensions. I know आपको इसका भी डायमेंशन निकालने को आएगा, इसका भी डायमेंशन निकालने को आएगा, तो उसकी जरूरत नहीं है. Right? Now moving on to the next one. The ball is projected with a speed or velocity 10 meters per second at an angle of 60 degree with vertical. These are the small things जिन्होंने आज बच्चों को बहुत परेशान किया है. ये है आपका 2D प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल, जिसमें वर्टिकल के साथ में 60 डिग्री बना करके दिया है सवाल.
उसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं कहते। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ जो बनता है उसको कहते हैं। सो हमें निकालना है स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट। अरे हाईएस्ट पॉइंट पे केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा बचता है, जिसमें u दे रखा है 10 और थीटा गलती से 60 नहीं ले लेना, नहीं तो गलत जवाब आएगा। Theta is a 30 degree and hence the correct answer is a 5√3 made up a second. Moving on to the next one. The next question says, two transparent media A and B have separated by a plane boundary. The speed of light in those media are 1.5 into 10 raised to 8 meter per second and 2.0 into 10 raised to 8 meter per second respectively. Then क्रिटिकल एंगल ढूंढना है। ऑब्वियस सी बात है, जहां पर स्पीड कम है वो डेंसर मीडियम रहेगा, जहां पर स्पीड ज्यादा है वो रेरर मीडियम बनेगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम upon speed of light in rarer medium. So this becomes 1.5 into 10 raised to 8 divided by 3. Sorry, my mistake. 2 into 10 raised to 8. So this becomes 1.5 divided by 2 is a 3 by 4, 0.75. तो ये मिल गया अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। अब क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन IC इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, जो हमने निकाल करके रखा है 0.75 एंड हेंस IC इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0.75। दैट इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 point charges, electrostatics, minus Q and plus Q, are placed at a distance L, as shown in the figure. Look at here, a minus Q, a plus Q. This is a distance. The magnitude of electric field intensity at a distance R, much greater than L, varies as, मतलब ये minus Q और ये plus Q के बीच का जो distance है, it is much less than a point जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को कहा गया है। ये स्ट्रक्चर जो है वो डाइपोल का काम करेगा और जिसमें R much ग्रेटर देन L है, मतलब वो शॉर्ट डाइपोल का काम करेगा। शॉर्ट डाइपोल में पॉइंट कहीं भी होने दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R cube. That is our final answer. Short dipole में इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस का भी फॉर्मूला याद आ जाता ना आपको, 2kp by r cube। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटर याद आ जाता आपको, kp by r cube, तो भी काम बन गया होता। जस्ट अ फॉर्मूला, नथिंग एल्स, नो सॉल्विंग। Moving on to the next one, the question is from the current electricity. The Wheatstone bridge is used to determine the value of unknown resistance X. This is the resistance. By adjusting the variable resistance Y. This is another. For the most precise measurement. बच्चों, Wheatstone bridge जब balanced होता है तब मेजरमेंट लिया जाता है। यह है बैलेंसिंग कंडीशन। मोर प्रिसीजन के लिए पी क्यू की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, पी क्यू की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। इन द सेम वे एक्स एंड वाई की वैल्यू इक्वल रहेगी, मैक्सिमम प्रिसीजन, मैक्सिमम एक्यूरेसी से मेजरमेंट होएगा। एंड दैट इज व्हाट द ऑप्शंस आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स। कब मोर प्रिसाइज मेजरमेंट मिलेगा? जब एक्स और वाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो एंड छोटी हो तब।
ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इज फ्रॉम अ सेमीकंडक्टर टॉपिक। एक गेट का डायग्राम आपको दे रखा है और उसके लिए ट्रूथ टेबल हमें बनाना है। पहले तो देख लो, 0 0 के लिए 1 आ रहा है, 0 0 के लिए 0 आ रहा है। ओके, तो 0 0 से अपन शुरू करते हैं। इसको 0 लिया, इसको 0 लिया। अब देखिए ये 0 रहेगा तो आगे आगे लेके जाते हैं, ये भी 0 बनेगा। इसको 0 लिया, आगे आगे लेके जाते हैं, ये भी 0 बनेगा। ओके, फिर ये देखिए, ये जंपर के जरिए इधर भी 0 आएगा। फिर ये देखिए, ये 0 नॉट गेट से पास होकर के 1 हो जाएगा, नॉट ऑपरेशन। 0 0 एंड गेट होता था तो 0 आता था, नैंड गेट है इसलिए 1 आएगा। 1 0 एंड गेट होता था तो 0 आता था, बट नैंड गेट है इसीलिए 1 आएगा। इसको नैंड गेट कहते हैं, इसको भी नैंड गेट कहते हैं। और 1 1 एंड गेट पे जाकर के 1 देगा, इसको एंड गेट कहते हैं। 1 1 आउटपुट इज 1। सो अल्टीमेटली इनपुट पे 0 0 था तो आउटपुट पे 1 आया। ये देखो 0 0 1 0 0 0, दिस इज गेटिंग रूल्ड आउट। 0 0 0, दिस इज ऑल्सो गेटिंग रूल्ड आउट। और ये 0 0 1, 1 एंड 4 दो ऑप्शन बचे हैं, दो ऑप्शन अपने रूल्ड आउट हो गए हैं। अब यहां से और जगह बना लेता हूं अगले चेकिंग के लिए, इरेज करके। अब देखिए, इधर 1 1 का आंसर 0 दिया है, इधर 1 1 का आंसर 1 दिया है, तो मैं 1 1 इनपुट दे करके अब चेकिंग कर लेता हूं। ये 1 दिया, ये आगे गया, इधर 1 आया, इधर से जंपर के जरिए ऊपर गया, इधर 1 आया। ए को भी 1 दिया है, ये भी 1 आ गया। ये 1 नॉट गेट से पास होकर के 0 बन करके इधर आएगा। 1 1 एंड गेट होता था तो 0 आता था, नैंड गेट है, सॉरी माय मिस्टेक। 1 1 एंड गेट होता था तो 1 आता था, नैंड गेट है इसीलिए 0 आएगा। 0 1 एंड गेट होता था तो 0 आता था, नैंड गेट है इसलिए 1 आएगा। और 0 और 1 का एंड ऑपरेशन 0 देता है। ये रहा 1 1 0, that is our final answer. All right, this was again, I would say, a little bit lengthy in calculation. All right, moving on to the next one. दो न्यूक्लियाई, sorry, एक न्यूक्लियाई of mass number 189 splits into two nuclei with a mass number 125 and 64, and the ratio of the two daughter nuclei का रेडियस इज। न्यूक्लियर रेडियस का बच्चों फॉर्मूला होता है आर नॉट ए रेस टू 1/3। आर नॉट इज अ कांस्टेंट एंड ए इज अ मास नंबर। रेशियो लेने पे R1/R2 इज इक्वल्स टू A1/A2 द होल रेस टू 1/3। होल रेस टू 1/3 का बच्चों मतलब होता है क्यूब रूट। सो 125/64 का क्यूब रूट लेने पे 5:4 आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ओर, और ये भी एक थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन वाला सम है बच्चों। एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 900 पिकोफराड दिया गया है, जिसको 100 वोल्ट की बैटरी लगा करके चार्ज किया गया है, ये रहा फिगर। देन इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, बैटरी हटा दिया और दूसरे अनचार्ज्ड कैपेसिटर से लगा दिया। ये देखो, ये रहा दूसरा अनचार्ज्ड कैपेसिटर। तो क्या होएगा, चार्ज्ड कैपेसिटर कुछ चार्ज
अनचार्ज्ड कैपेसिटर पे भेज देगा, इसको कहते हैं चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज, ये सिस्टम में स्टोर होने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है बच्चों। जब बैटरी निकाल देते हैं तो सिस्टम पे रहने वाला चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो मैं क्या करता हूं, ए वाले डायग्राम में डेटा इस्तेमाल करके सिस्टम का चार्ज निकाल लेता हूं, C इंटू वी फॉर्मूला लगा के। 900 पिको फराड multiplied by voltage is 100 volt. So this is a 900 into 10 raised to minus 10. और दूसरे डायग्राम में ये जो दो कैपेसिटर लगे हुए हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं और Cp 2C के बराबर होता है। So this is a 2 into 900 into pico is a 10 raised to minus 12. और अब सिस्टम में स्टोर होने वाली एनर्जी कैन बी फाउंड आउट एज Q square by 2C suffix P. Q is a charge on the system and C is a equivalent capacitance of the system. चार्ज पता था, Cp पता था, इसीलिए ये फॉर्मूला लगाया। कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर V भी तो पता था। अरे बच्चों, ये वोल्टेज इनिशियल वोल्टेज है। जब बैटरी निकल जाएगी और जब दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड रहेंगे तो दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज चेंज हो जाएगा, 100 वोल्ट नहीं रहेगा। एंड हेंस एनर्जी का ऐसा फॉर्मूला नहीं लगाना चाहिए जिसमें V वाला टर्म आता हो, क्योंकि फाइनली हमें V पता नहीं है। वो निकाल के फिर आप कोई V वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो अलग बात है। So this is going to be the easier approach. Q दे रखा है 900 into 10 raised to minus 10 the whole square divided by 2. Cp ये आ चुका है 1800 into 10 raised to minus 12. So this is becoming 810000 into 10 raised to minus 20 divided by 3600 into 10 raised to minus 12. 1 0 2 0 कैंसिलेशन हो गए। -20 -12 मिलकर के -8 बचाएंगे, साथ में 2 0 मल्टीप्लाई हो करके -6 बचाएंगे। जगह नहीं है इसीलिए यहां पे लिखा है। ओके, तो ये 2 0 का काम भी हो गया और सारे 10 का पावर का एडजस्टमेंट भी हो गया। और ऊपर बचा है 81, 9 से कैंसिलेशन होके 9, 9 से कैंसिलेशन होके 4, 9 डिवाइडेड बाय 4 विल गिव मी 2.25 इंटू 10 रेज टू 6 जूल में आंसर आ जाएगा। ये रहा ऑप्शन। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ट्विस्टिंग वाला सम है, इसको मैं डिफिकल्ट कैटेगरी में डाल सकता हूं। कंपैरेटिवली डिफिकल्ट, नॉट एक्चुअली डिफिकल्ट। ऑलराइट, दूसरे सवालों के रेस्पेक्ट में मेजरमेंट से बड़ा मजेदार सवाल आया है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ अ लेंथ 55.3 मीटर एंड अ ब्रेड्थ 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू द वैल्यू फॉर द करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बहुत सारे बच्चे 55.3 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करने बैठे ही होंगे, उन्होंने मल्टीप्लाई भी किया होगा एंड मुझे पूरा भरोसा है कि उनको मल्टीप्लाई करके ये आंसर भी मिला होगा 1382.5, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त रूल कहता है कि दो में से जो नंबर के पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं
आंसर के पास भी उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। पहले नंबर के पास में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, दूसरे नंबर के पास में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसलिए आंसर 1382.5 नहीं हो सकता। इसको मैं राउंड ऑफ करके, पहले तो देखो डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करके ऐसा लिख लेता हूं, सबसे पहले तो ये कर देता हूं, और फिर इसको मुझे राउंड ऑफ करके केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में रखना है, ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सो 5 यहां से जाएगा, 2 यहां से जाएगा, 8 यहां से जाएगा, और 8 जाएगा तो आगे वाला नंबर 1 से बढ़ जाएगा। ये है सही जवाब। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट? सो दिस इज अ ट्रैप। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। 2 pendulums of the length 121 centimeter and 100 centimeter starts vibrating in phase. At some instant, the two are at their mean position in the same phase. The minimum number of vibration of shorter pendulum, after which the two are again in phase at a mean position is. देखिए, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर ऑफ L बाय G। सो मैं 2 पेंडुलम के टाइम पीरियड का रेशियो ले लेता हूं, तो रेशियो मेरा बन जाएगा अंडर ऑफ L1 बाय L2, which is nothing but under root of 121 divided by 100. 121 का स्क्वायर रूट इज 11 and 100 का स्क्वायर रूट इज 10, राइट? सो नाउ सी, 10 को इधर ले लो और T2 को यहां पर ले लो, तो ये बन जाएगा 10 T1 इज इक्वल्स टू 11 T2, राइट? अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। 10 T1 is nothing but time taken for 10 oscillation of a first pendulum. First pendulum is a bigger length pendulum. That is equals to इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ time taken for 11 oscillation of a second pendulum मतलब it is a smaller pendulum, right? तो ये इक्वेशन का मतलब है T1 के 10 ऑसिलेशन और T2 के 11 ऑसिलेशन का टाइम इक्वल है। टाइम इक्वल मतलब उन्होंने साथ में चलना शुरू किया रहेगा। T1 के 10 ऑसिलेशन के बाद और T2 के 11 ऑसिलेशन के बाद वो वापस से साथ में आएंगे, क्योंकि 10 ऑसिलेशन खत्म होने पे ये भाई साहब भी मीन पोजीशन पे पहुंचे रहेंगे और 11 ऑसिलेशन के बाद ये भी मीन पे ही पहुंचे रहेंगे, ये आ गए साथ में, राइट? हमें पता करना है कि कब वो वापस से साथ में आएंगे, कितने ऑसिलेशन के बाद। कुछ बच्चे इधर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 10 मार्क करेगी 11, क्योंकि 10 भी ऑप्शन में है और 11 भी ऑप्शन में है। अब ध्यान दीजिए, छोटे पेंडुलम के कितने ऑसिलेशन के बाद वो साथ में आएंगे? कौन है छोटा पेंडुलम? छोटा पेंडुलम है T2 वाला, और T2 के 11 ऑसिलेशन के बाद वो साथ में आ रहे हैं मीन पोजीशन पे। दैट इज अवर फाइनल आंसर। लास्ट के 3 सवाल बच्चे हैं बच्चों। LCR सर्किट दी गई है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है और वोल्टेज सोर्स का इक्वेशन दे रखा है। If the resonant frequency of the LCR circuit is nu naught and the frequency of AC source is nu,
देन बच्चों रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/√LC। सवाल में L की वैल्यू दे रखी है 10 हेनरी, C की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोफराड। तो ये बन जाएगा 1/√10⁻⁴। स्क्वायर रूट के बाहर आकर के ऊपर जाकर के बन जाएगा 10⁻²। सॉरी माय मिस्टेक, ये मैंने ओमेगा का फॉर्मूला लिख दिया है। न्यू का फॉर्मूला होता है 1/2π √LC. This is a missing term from my side, 2π. All right, so this becomes 10⁻² divided by 2π hertz. 10⁻² is 100. नीचे वाले 2 के साथ 100 कैंसिलेशन होके 50/π बनाएगा। ये रहा 50/π, ये रहा 50/π। ये दो ऑप्शन अपने रूल्ड आउट हो गए। अब वोल्टेज सोर्स का जो इक्वेशन दे रखा है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बच्चों V0 sin ω_t। इसको यहां पर कंपेयर करेंगे तो ओमेगा 100 मिल जाएगा। ओमेगा is a 2π nu and hence 100/2π is a nu। अगेन AC सोर्स की भी फ्रीक्वेंसी आ गई 50/π and that is our final correct answer। आखिरी के सवाल कुछ बचे हैं अभी। From the Ampere's circuital law for a long straight wire of a circular cross section carrying a steady current, the variation of magnetic field inside and outside is। बच्चों वायर में at any point inside मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है एंड एट एनी पॉइंट आउटसाइड मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। सो फ्रॉम दिस टू फॉर्मूलाज इट इज वेरी मच क्लियर दैट इनसाइड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r and outside it is inversely proportional to small r। That's it, theoretical question, no solving, just a formula and answer। Second last question, assertion reasoning type question, theoretical again। The question is from elasticity। The stretching of a spring is determined by the shear modulus of the material of the spring। अरे बच्चों स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो स्प्रिंग का शेप चेंज होता है और शेप चेंज is associated with a shear modulus। This is a true statement, this is a correct statement। ये ऑप्शन रूल्ड आउट हो गया। A coil spring of a copper has more tensile strength than a steel spring of copper। A steel spring of same dimension। बच्चों स्टील का यंग्स मॉड्यूलस is greater than कॉपर का यंग्स मॉड्यूलस। ये इंफॉर्मेशन आपको पता रहेगी तो रीजन का काम आपका बनेगा। जिसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा एंड हेंस द रीजन इज फॉल्स। So A is a false and R is a true। That is a final answer। Last question of the day। A big circular coil of 1000 turns and an average radius of 10 meter is rotating about a horizontal diameter at 2 radian per second। मतलब बेसिकली अगर मान लो डिस्क ऐसी है तो हॉरिजॉन्टल डायामीटर के अबाउट उसको ऐसा घुमाया जा रहा है like this। This is how the disc is being rotated। All right, in the
vertical component of Earth's magnetic field 2 into 10 raised to -5 टेस्ला। कॉइल का अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 12.56 ओम है तो हमें मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट ढूंढना है। बच्चों, इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला होता है d phi by dt, फैराडेज फर्स्ट लॉ। इसको मैं मॉड में डाल देता हूं बिकॉज हमें साइन से कुछ लेना देना नहीं है, ऑप्शन में साइन नहीं दे रखी है। फाई बच्चों होता है बी ए कॉस थीटा। अब समझिएगा सभी बच्चे यहां पे ध्यान से, अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए बी बाहर। ए जो है वो है एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल, वो भी कांस्टेंट रहेगा, वो भी बाहर। थीटा इज अ एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। जब हम कॉइल को डायामीटर के अबाउट घुमाएंगे तो एरिया वेक्टर हर पॉइंट पे चेंज होता रहेगा, जबकि बी वेक्टर तो वर्टिकली अपवर्ड ही रहेगा। तो एरिया वेक्टर हर पॉइंट पे चेंज होने के कारण दोनों के बीच का एंगल कीप्स ऑन चेंजिंग एंड हेंस थीटा इज वेरिएबल। 1/r as it is, b as it is, a as it is. Derivative of cos theta is a minus sin theta मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा बाई डी टी। ये सब कुछ मॉड में डाल रखा है हमने। दिस इज मॉड, दिस इज मॉड, राइट। एंड नाउ टू गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये जो वेरिएबल टर्म है वो मैक्सिमम होना चाहिए, तब हमें करंट मैक्सिमम मिलेगा। और वो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 एंड हेंस जब इसकी जगह पर मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तब हमें करंट मैक्सिमम मिलेगा। अब यहां पर मैं कैलकुलेशन बता देता हूं। I max is equals to B is given as 2 into 10 raised to 5 A एरिया। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखा है, तो यहां पर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स वाला टर्म भी ऐड करना पड़ेगा। ये ऐड कर दिया n, राइट, ये इधर भी ऐड कर दिया n, ओके, ये आ गया इधर भी n, ओके। सो नंबर ऑफ टर्न्स इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। सर्कुलर कॉइल है तो सर्कुलर कॉइल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये आ गया पाई, रेडियस इज 10 का स्क्वायर, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, डी थीटा बाई डी टी को ही ओमेगा कहा जाता है बच्चों, और ओमेगा दे रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड, द होल डिवाइडेड बाय आर इज अ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज गिवन एज 12.56 एंड नाउ जी 2 multiplied by 2 is 4, 4 multiplied by pi is 12.56, so ये कैंसिलेशन हो गया और अब पावर बच गए 10 raised to -5 into 1000 is 10 raised to -2 into 10 का square is 10 raised to 2, so the answer is 1 ampere, 1 ampere. This is the final correct answer and that is the end of our discussion. बच्चों, चाहे जैसा नीट का एग्जाम गया हो, अब आप कोई टेंशन मत लीजिए, अब आप रिलैक्स हो जाइए कुछ दिनों के लिए। बहुत मेहनत आपने करी है पिछले 2-2.5 सालों में। नाउ जस्ट रिलैक्स, लेट द रिजल्ट कम। रिजल्ट आने दीजिए या आपका OMR अपलोड हो जाने दीजिए। मार्क्स की गिनती आप शायद क्वेश्चन पेपर में टिक मार्क किया रहेगा, उसके बेसिस पे भी कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू कंडक्ट वन
very important webinar on 31st July. I repeat, 31 जुलाई संडे के दिन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार रखने वाले हैं, जिसमें मेडिकल डोमेन के साथ जुड़े हुए सारे के सारे स्ट्रीम्स के बारे में डिस्कशन, कट ऑफ के बारे में डिस्कशन, क्या स्कोर पे आप क्या कॉलेजेस या क्या कोर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सारा का सारा डिस्कशन के साथ साथ नीट रिपीटर्स बैच 2023 के बारे में भी जानकारी हम आपको देंगे। किन बच्चों को रिपीट करना चाहिए, किन बच्चों को रिपीट नहीं करना चाहिए, ये सब डिसीजन लेने में भी हम आपकी मदद करेंगे। सो नाउ यू रिलैक्स एंड वेट फॉर आवर वेबिनार on a 31st July. I will share the further details regarding the timing, Zoom link, etc. with all of you. That's it from my side today. Thank you very much. Namaste.